राइट। तो दोस्तों जो कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं, हॉस्पिटल से घर गए हैं या कोविड से रिकवर करे हैं, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग अपने घर से जो है वो घर में ही ठीक हो गए हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए नंबर 1 चीज़ ये है कि उनको आइसोलेशन में जब तक रहना चाहिए, जब तक उनका जो है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए, यानी आरटी-पीसीआर नेगेटिव ना आ जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास आरटी-पीसीआर नेगेटिव की रिपोर्ट है और आप अपने आइसोलेशन से बाहर आते हैं और उसके 3-4 दिन के बाद मान लीजिए किसी को और बुखार आ जाता है, तो आपके मन में कम से कम ये गिल्ट नहीं होगा कि कहीं आपकी वजह से तो दूसरा आदमी बीमार नहीं पड़ा, या आपके अपने कोई मित्र आते हैं आपसे मिलने के लिए, या फैमिली मेंबर आते हैं, या आप कहीं जाते हैं और कोई बीमार हो जाता है, तो आपके मन में ये गिल्ट नहीं होगा कि कहीं मेरी वजह से जो है वो दूसरा आदमी बीमार तो नहीं पड़ा। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोविड का जो टाइम है वो हमारे को बहुत इमोशनल बनाता है, बहुत चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर करता है और अपने ऊपर जो है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। बहुत लोग जो है इसमें इमोशनल होके जो है वो सोचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है अपने आप को जो है वो स्टेबलाइज़ रखें, और इसके बाद भी, क्योंकि ये अपने आप में एक इतना बड़ा ट्रॉमेटिक और फ़ुल पीरियड होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डर, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ही ज़्यादा मन के अंदर खौफ़ लोगों के होता है। तो अपने आप को जो है वो इन चीज़ों से बचाने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है ये देखें कि आपका कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट हो, और कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट के बाद ही आप जो है बाहर निकलें, तो आपके मन में कोई गिल्ट नहीं रह जाएगा। अब आप जो है मान लीजिए कि बाहर आ गए, तो आप कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं? आपको अपनी एक्टिविटी धीरे-धीरे, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना करना चाहिए, एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। हेवी एक्सरसाइज़ेज़, हेवी वेट्स आपको नहीं करना चाहिए। अपना वॉक को रिस्टोर करने में आप जो है, या अपनी एक्सरसाइज़ को, या अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो आप करते थे, उसको रिस्टोर करने में आपको अपनी बॉडी को जो है वो कम से कम जो है वो महीना, डेढ़ महीना देना चाहिए, और कंप्लीट फिटनेस आपकी जो है वो, इसको मान के चलिए कि 2-3 महीने आप अपनी बॉडी को दें रिकवर करने के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर उस दौरान पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिपेयर प्रोसेसेस चालू हैं। आपकी एज के हिसाब से इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। यंगर लोगों के अंदर जो है वो जल्दी रिकवरी आ जाती है, एंड विदिन 15 डेज़ ऑफ पोस्ट कोविड वो लोग जो है अपने आप को बेटर महसूस करते हैं और अपने सारे काम को वापस से ले सकते हैं। मगर जैसे-जैसे ओल्डर एज होती है, उसके अंदर बहुत वीकनेसेस आ जाती हैं, और दूसरा डिपेंड ये भी करता है कि आपकी बीमारी कितनी लंबी रही है, और बीमारी के दौरान आपने अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपने कितना ध्यान दिया है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कितनी की हैं, थोड़ी बहुत वॉकिंग आप कमरे में करते रहे, अपना बेसिक वर्क आप अपना करते रहे कि नहीं, तो बीमारी की सिवियरिटी कितनी है, बीमारी की लेंथ कितनी है, और साथ-साथ बीमारी जो है वो किस एज में आपको हुई है, इन सब चीज़ों से डिपेंड करेगा। तो नो हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए, मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी की सुनें, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट ना करें इस टाइम में, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिक चेंजेस भी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग और ब्लड को जो है वो पतला करने के दोनों फैक्टर्स जो है वो साथ-साथ चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद जो लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, बहुत सीवियर तरीके से जो है वो बीमार थे और अब वो घर जा रहे हैं, तो उसमें पहले 10 दिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी हर एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर्ड हो, उनकी ऑक्सीजन लेवल को जो है वो रिपीटेडली मॉनिटर किया जाए। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी ज़रूरत उनको पड़ेगी या कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी दिल की धड़कन जो है वो धीरे चल रही हो, उसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और या आपकी दिल की धड़कन जो है वो 7-8 दिन के बाद बहुत तेज़ हो जाए और उसको कम करने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएँ। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है, और मेडिसिन से ये दोनों चीज़ें संभव है। हम लोग पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया में जो है वो ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे डेरिफाइलिन है, हम एडवाइस कर देते हैं। हम जानते हैं कि उससे जो है वो माइल्ड टैकीकार्डिया हो जाता है, तो जो लोगों को ब्रेडिकार्डिया है उनको हम डेरिफाइलिन दे सकते हैं, और जो लोगों को साइनस टैकीकार्डिया है उनको हम इवाब्रेडिन देते हैं, जिससे उनकी हार्ट रेट कंट्रोल हो जाती है, और बहुत हद तक
हमने देखा है कि हार्ट रेट वेरिएशन जो है वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में होता है और इसको जो है वो डॉक्टर्स हम लोग मैनेज करते हैं और मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन की। रिहैबिलिटेशन के अंदर जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और थोड़ी-सी फिजियोथेरेपी ज़रूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद उनको जो है वो बैक एक्स हो जाते हैं, उनको जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, उनको साथ-साथ जो है उनको बेड सोर्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ के अंदर पेशेंट को स्लो रिहैबिलिटेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर शुरू में असिस्टेड वॉकिंग, उनको जो है वो हाथ पकड़ के खड़ा करना और उसके बाद जो है जैसे हाथ पकड़ के बिस्तर से उठा के सोफ़े पे या कुर्सी पे बैठ जाना, 2-3 कदम लेके अपना बेसिकली किसी की मदद से जो है वो अपने आप को वॉश करना, नहाना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। और धीरे-धीरे अपनी एक्टिविटी जितनी आपकी फिजिकल बॉडी अलाउ करती है, उतनी धीरे-धीरे आप एक्टिविटीज़ अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड से डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से घर गए हैं और घर जाने के बाद वो अभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि वो मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो मैक्सिमम टाइम यूज़ करें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट यूज़ एट नंबर 2 और नंबर 3 उसके अंदर मैक्सिमम प्योर ऑक्सीजन जो है वो उनको अवेलेबल होती है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मैक्सिमम टाइम यूज़ करें। आप ये मत करिए एक्सपेरिमेंट कि जी मैंने 2 घंटे जो है वो ऑक्सीजन पे रखा तो इतनी थी, फिर बंद किया तो उसके बाद इतनी आ गई, अब इतनी आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिजली से चलता है, जब तक आपके पास बिजली है, आप जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को यूज़ करिए और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पेशेंट को देने की कोशिश करिए। जो लोगों के पास घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है मगर घर के अंदर जो है वो सिलेंडर की व्यवस्था है, तो सिलेंडर की व्यवस्था भी होने के लिए ठीक है, आप जो है वो अपने सिलेंडर को भी 1 या 2 नंबर पे यूज़ कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सिलेंडर अगर जो है वो 24 लीटर ऑक्सीजन वाला है और आपने 1 नंबर पे रखा है तो लगभग-लगभग ये 24 घंटे चलेगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास उसके आगे रिप्लेसमेंट की क्या फैसिलिटी है या क्या फिजिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि जितना हम मैक्सिमम इस टाइम पे ऑक्सीजन देंगे, लंबे टाइम तक भी देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे को बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो हॉस्पिटल स्टे के दौरान और पेशेंट स्पेशली जो काफ़ी गंभीर रूप से जो है वो बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल में ब्लड थिनर दिए जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को लिए जो है वो घर के अंदर ये ऑब्ज़र्व करना भी ज़रूरी है कि अचानक से क्या उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई है या अचानक से क्या वो एकदम से पेल लग रहे हैं, उनकी स्किन जो है वो व्हाइट दिखने लग गई है या ऐसा लग रहा है कि उनके बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी जो है वो इमीडिएटली हीमोग्लोबिन के जाँच करा के देखी जा सकती है कि अगर उनके अंदर जो है कोई कमी हो गई है तो उसको जो है वो कैसे पूरा किया जाए और ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमारे को देखना पड़ता है कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं हो गए हैं या उनको ब्लड देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ गई है। तो बेसिकली जो पेशेंट पोस्ट डिस्चार्ज जाते हैं उसको हर एंगल से जो है वो ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत पोस्ट डिस्चार्ज में जो पेशेंट्स को या उनके घरवालों को आती है, वो ये आती है कि अ, उसमें जो है उनकी शुगर बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं और घर के अंदर भी कई बार जो है वो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देना पड़ता है पेशेंट को और धीरे-धीरे उसको टेपर करते हैं। तो दोस्तों जो लोगों की जो है वो शुगर बढ़ी हुई आ रही है, उसके लिए डॉक्टर्स आजकल जो है वो घर के अंदर इंसुलिन आपको सिखा रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो घर में आप इंसुलिन लगा सकते हैं। दूसरी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जो है न्यूअर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, जिससे शुगर जो है वो बहुत एक लेवल से ज़्यादा डाउन नहीं होता और माइनस में नहीं आता या लो नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा शुगर और शुगर जो है वो कंट्रोल रहता है। तो इस तरह की दवाई जो है उनको दी जाती है मगर कई बार इसके बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं आती, तो उनको ग्लाइकोसूरिक दवाइयाँ जैसे कि एमरिल है, ग्लाइज़ाइड है, इस तरह की उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और उनकी शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये आपके डॉक्टर जो है वो निश्चित कर लेते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कितनी जा रही है, उसके हिसाब से आपको कौन-सी दवाई देनी है और वो दवाई और इंसुलिन के हेल्प से आप जो है वो शुगर को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं।
शुगर को कंट्रोल करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि शुगर एक लेवल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर शुगर एक लेवल से कम हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके डॉक्टर यूजुअली आपको एडवाइस ये करेंगे कि शुगर अगर जो है वो आपकी 150 से कम हो रही है तो कोई शुगर की दवाई मत लीजिए या कोई इंसुलिन नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड में डायबिटिक नहीं है तो आपकी शुगर जो है वो एक लेवल से लो भी जा सकती है अगर आपको ग्लाइकोसोरिक दवाइयाँ दी हुई हैं। अगर आपको ग्लाइकोसोरिक दवाइयाँ नहीं दी हुई हैं तो आप रेगुलर तौर पे अपना जो है दवाइयाँ ले सकते हैं, मगर जो इंसुलिन है उसकी रिक्वायरमेंट आपको कम करनी पड़ेगी और उसके लिए डॉक्टर्स आपको एक चार्ट बना के देंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि इंसुलिन आपको जो है वो किस-किस टाइम पे कितनी-कितनी बार लगानी है। शुगर को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर शुगर बहुत बढ़ी हुई है, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द डोज़ ऑफ इंसुलिन, आप इंसुलिन की डोज़ बढ़ाने की जगह आप फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी शुगर जो है वो 10 यूनिट इंसुलिन के बाद भी जो है 350 से ऊपर है, तो आप अगर दिन में 3 बार इंसुलिन चेक कर रहे हैं, तो आप दिन में 4 बार या 5 बार इंसुलिन अपनी शुगर सॉरी अगर आप दिन में 3 बार शुगर चेक कर रहे हैं, तो उसकी जगह 4 या 5 बार अपनी शुगर चेक करिए और इंसुलिन उसके हिसाब से जो है वो आप लगाइए। जो स्लाइडिंग स्केल आपको आपके डॉक्टर्स ने दिया है, उसके हिसाब से लगाइए। मगर टैबलेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे नहीं, क्योंकि टैबलेट जो है वो कई ऐसी गोलियाँ हैं, जो 24 घंटे में 1 बार लेनी है या 24 घंटे में आपको 2 बार लेनी है और डॉक्टर उस मैक्सिमम डोज़ेस पे आपको जो है वो दे के भेजेंगे। एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हैं या डिस्चार्ज के टाइम या डिस्चार्ज के बाद कि क्या आप अपने डॉक्टर को ऑनलाइन ओपीडी में दिखा सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है उसको हो सकता है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े या डॉक्टर से कोई सलाह लेने की ज़रूरत पड़े और उस टाइम पे अगर डॉक्टर एक बार पेशेंट को देख लेता है, उसकी नज़र लग जाती है पेशेंट के ऊपर, तो काफ़ी आपको जो है वो बेटर एडवाइस कर सकते हैं डॉक्टर, काफ़ी बेटर आपको जो है वो सजेशन दे सकते हैं कि उसपे कैसे एक्ट किया जाए। तो अगर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी से आपके डॉक्टर जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया होगा और ऐसे टाइम के अंदर जो है वो डॉक्टर्स को इंसिस्ट करना कि आप फिज़िकली आके पेशेंट को देखिए या फिज़िकली आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आएँ, दोनों भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फिज़िबिलिटी ना हो, आपके लिए भी और आपके पेशेंट के लिए भी। तो ये इंसुलिन की बात हो गई। व्हाट? ओके, तो अब जो है जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग आंसर कर देते हैं। I have mild fever and cough from last 3 days. I'm taking all precautions, but fever is coming daily. Repeat the question for the तो ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इनको हल्का बुखार है और खांसी है 3 दिन से और अगर वो दवाई छोड़ते हैं तो उसके बाद भी उनको जो है वो दोबारा से बुखार आ जाता है, तो उस ऐसे में क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल जैसे कोविड की स्थिति है उसमें हमने ये देखा है कि 3 से 4 दिन तक जो है वो हल्का बुखार रहता है, कई बार उसके बाद जो है वो बुखार तेज़ हो जाता है और अगर तेज़ नहीं भी होता है तो माइल्ड फीवर जो है वो 7-8 दिन तक रह सकता है और उसके बाद कोई और सिम्पटम्स आ सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल और ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो अगर आपको बुखार है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको जो है वो आइसोलेट हो जाना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कोविड है तो आपके घर में और किसी को कोविड ना हो। इस समय अपने घर में जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनमें से अगर किसी को कोविड नहीं होगा तो वो आपकी भी केयर करने के लिए सक्षम रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पैरासिटामॉल की टैबलेट लेनी है, राउंड द क्लॉक लेनी है और फ़ीवर को जो है वो डाउन रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें और भी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि मेफ्टाल है, जैसे कि डोलोनेक्स डीटी है, इन सबको लिया जा सकता है और ये देखा गया है कि जिन लोगों का फ़ीवर पैरासिटामॉल से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो या तो मेफ्टाल से या इंडोकैप एसआर से या डोलोनेक्स डीटी से उनका जो है वो फीवर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं फीवर को कम करने के लिए। साथ-साथ अपने आप जो है वो अपने इम्यूनिटी के लिए जो है विटामिन सी, ज़िंक,
विटामिन डी, कैल्शियम, इस तरह की दवाई ले सकते हैं, जिससे कि आपकी अगर इम्यूनिटी इस टाइम पे जो है वो बढ़ेगी, तो वायरल रेप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी और आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमारी आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसे टाइम में जब आपको फीवर आ रहा है, माइल्ड फीवर भी आ रहा है, तो हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत मात्रा में पानी पीना, जिससे आपकी बॉडी जो है वो वेल हाइड्रेटेड रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो है वो पानी भी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं या वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। इस सब से जो है वो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन जो है वो अच्छी रहेगी और हाइड्रेशन अच्छी रहने से जो है वो आपको फास्टर रिकवरी में जो है वो बहुत हेल्प मिलेगी। What is the ideal time of vaccination post-COVID recovery? पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद वैक्सीनेशन हमें कब लगानी चाहिए? तो दोस्तों, वैक्सीनेशन लगाने का जो सबसे सही तरीका है, उसके लिए दो जो है वो थॉट प्रोसेसेस हैं, दो तरह की विश्वास हैं। लोग दो तरीके से जो है वो इसको देख रहे हैं। एक तरीका ये है, वो ये कहता है कि जब आपको कोविड हुआ था, उसके बाद 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन लगाइए। तो एक तरीका ये कहता है कि 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन लगाइए। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर आपको कोविड हुआ था, तो आपको कोविड खत्म हो गया, आपके कोविड नेगेटिव हो गया, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट आ गई, उसके 2 हफ्ते बाद, 14 दिन के बाद आप वैक्सीनेशन लगाइए। तो ये तरीके हैं, आपको जो इसमें सही लगे, जो आपको सूट करे, वो दोनों आप कर सकते हैं। दोनों की थ्योरी सही है, दोनों के लॉजिक सही है, दोनों के कारण सही है और दोनों ही तरीके जो हैं उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो आप जो है वो चूज कर सकते हैं कि आप जो है वो 2 हफ्ते बाद से लेके और 3-4 महीने तक कभी भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लग जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि आपको जो है वो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो और बूस्ट हो जाएगा। Use of HRCT chest in COVID. देखिए, HRCT चेस्ट जो छाती का सीटी स्कैन है, उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है कोविड के अंदर? तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि HRCT चेस्ट का क्या इस्तेमाल हो सकता है। पहला जो कोविड का वेव आया था, उस कोविड के वेव में हमने ये देखा था कि कुछ मात्रा में ऐसे लोग थे जिनका आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ रहा था, मगर बिहेवियर बिल्कुल कोविड जैसा ही था। और उन लोगों का जब हम सीटी स्कैन करके देखते थे, तो हम ये देखते थे कि उनके सीटी स्कैन में कोविड के सारे चेंजेस हैं। और कई बार ये बात हो रही थी, कई इंटरनेशनल फोरम्स में ये मुद्दे उठ रहे थे और ये कह रहे थे कि आरटी-पीसीआर को हम कोविड के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बताने की जगह हम क्यों ना सीटी स्कैन को एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बता दें कोविड को डिटेक्ट करने के लिए। मगर उसके साथ-साथ हमारे को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आरटी-पीसीआर की अवेलेबिलिटी हम लोग कंट्री के अंदर जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है और कुछ टेस्टिंग किट्स की ज़रूरत होती है। और एक ही मशीन के ऊपर जो है वो दिन में कई 100 सैंपल्स लगाए जा सकते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर, 45 मिनट से लेके 2.5 घंटे के अंदर अलग-अलग मशीन के अंदर जो है वो इनका टेस्ट किया जा सकता है और टेस्ट करके इसकी रिपोर्ट ली जा सकती है। ये मशीनें जो हैं, पीसीआर चेक करने वाली मशीनें जो हैं, वो लगभग हर अच्छी लैब के अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं और उनके पास जो है पीसीआर करने की कैपेसिटी होती है। तो सरकार जब भी चाहे इसमें जो है वो परमिशन दे सकती है और अपना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है। मगर हमारे भारत जैसे देश के अंदर, जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पेंडेमिक इतना ज़्यादा फैला हुआ है और सीटी स्कैन की मशीन्स लिमिटेड हैं, एक सीटी स्कैन, अच्छे सीटी स्कैन की कॉस्ट कहीं पे भी जो है वो 1 डेढ़ करोड़ के आसपास जो है वो पड़ती है और उससे ऊपर ही ज़्यादा ही होती है, उससे कम नहीं होती है। उसके रनिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड आदमी जो है उसको यूज़ करता है और अगर जो है वो 15 से 20 मिनट एक पेशेंट में टेस्ट करने का लगे, तो भी जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो एक टाइम पे नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्राउडिंग भी जो है वो नहीं करनी एक जगह पे कहीं पे ज़्यादा आपको। तो इसलिए जो है वो सीटी स्कैन को गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया और सीटी स्कैन को जो है एक रिजर्व्ड इन्वेस्टिगेशन बनाया गया है कोविड के अंदर। मगर फिर भी सीटी स्कैन का रोल कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिन लोगों का आरटी-पीसीआर नेगेटिव है। तो जिन लोगों का आरटी-पीसीआर नेगेटिव है,
और उस पे हम फिर भी सस्पेक्ट करते हैं कि इनका जो है वो कोविड हो सकता है, क्योंकि इनके साइन, सिम्पटम्स, हिस्ट्री जो है वो कोविड से मेल खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है वो सीटी स्कैन करने से हमारे को ये पता चल सकता है कि इनके अंदर बीमारी है कोविड की या नहीं है, क्योंकि इसके जो पैटर्न है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस के, ये कोविड में जो है वो देखे जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो सीटी स्कैन का रोल कहाँ पे आ सकता है? सीटी स्कैन का रोल आ सकता है जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हों और हम ये देख रहे हो कि पेशेंट की सडन सिवियरिटी में या सडन पेशेंट के सिम्टम्स के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसका सिम्टम जो है वो मान लीजिए कि 5वें 6ठे दिन जो है उसका सिम्टम जो है वो माइल्ड फीवर का था और 7वें दिन जो है वो एकदम से हाई ग्रेड फीवर हो गया, ब्रेथलेसनेस उसकी बढ़ गई, तो हम जो है वो सीटी स्कैन करके ये देख सकते हैं कि बीमारी जो है वो लंग्स के अंदर किस लेवल तक आई है। उसके साथ-साथ जो है, अगर हमारे पास सीटी स्कैन जो है वो एक बेसलाइन का है, मान लीजिए कि चौथे दिन या 5वें दिन का एक सीटी स्कैन है और 9वें दिन हम ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट की बीमारी बढ़ गई है या उसकी पेशेंट की बीमारी कम हो गई है पहले से, या कम तो नहीं हो गई मगर पेशेंट की बीमारी कहीं बढ़ी तो नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है वो सीटी स्कैन अगर हम करके देखेंगे तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं उससे कि पुराने सीटी स्कैन से जब हम नया सीटी स्कैन कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनकी बीमारी बढ़ तो नहीं गई है। और सीटी स्कैन का एक रोल ये भी है कि हम एक पेशेंट का सीटी स्कैन कर सकते हैं ये जानने के लिए कि पेशेंट की बीमारी किस लिमिट तक गई है। अगर हमारे को ये पता चलेगा पेशेंट की बीमारी की सिवियरिटी सीटी स्कैन में कितनी है, मान लीजिए कि उसका स्कोर 16/25 है या उसका स्कोर 5/25 है, तो इन दोनों तरीके पेशेंट में जो पोस्ट डिस्चार्ज उसका मैनेजमेंट होगा, उसके अंदर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब बॉडी हील करेगी तो कुछ बॉडी का पार्ट जो है वो हील करेगा, मगर कुछ बॉडी विद फाइब्रोसिस होगा, तो ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, रोटाकैप्स हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जिससे कि लंग फाइब्रोसिस उसके अंदर कम हो, पेशेंट की जो है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है पेशेंट को दिक्कत कम हो। तो चाहे वो यंग पेशेंट हो या ओल्ड पेशेंट हो, अगर सिवियरिटी जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा हम जो है चाहेंगे कि वो पेशेंट जो है वो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स को उतने लंबे टाइम के लिए ले, जिससे कि जब तक उसकी जो है वो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है उसके बॉडी के अंदर फाइब्रोसिस की जो प्रोडक्शन है या फाइब्रोसिस जो उसके लंग्स के अंदर हो रहा है वो कम हो। तो सीटी स्कैन जो है वो कई स्टेप्स में हेल्प कर सकता है, मगर आपने कई बार जो है वो सीटी स्कैन्स के लिए जो है वो डिस्करेजिंग न्यूज देखी होगी, सीटी स्कैन को जो है वो बुरा भला कहने की कोशिश की गई, सीटी स्कैन मत कराओ, बिल्कुल मत कराओ। ये एक सच्चाई है कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, और उसके मद्देनजर अगर हम ये देखें कि हर आदमी जो है वो अपने डॉक्टर से ये कहे कि आपने तीसरे दिन सीटी स्कैन नहीं कराया और 5वें दिन सीटी स्कैन नहीं कराया और 10वें दिन सीटी स्कैन नहीं कराया, तो इतना सीटी स्कैन कराना भी जो है वो संभव भी नहीं है और पेशेंट के लिए कोई फायदा भी नहीं देता, क्योंकि घर वाले बहुत घबराए हुए होते हैं, आउट ऑफ द फियर, आउट ऑफ द लव, आउट ऑफ द केयर ऑफ देयर पेशेंट। उसके उसके प्यार के अंदर जो है वो डॉक्टर से वो बार बार पूछते हैं, और डॉक्टर जो है वो क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कह सके कि हम श्योर शॉट हमें ये पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। कोई माइल्ड केस भी कभी भी जो है वो सीवियर हो सकता है, क्योंकि साइटोकाइनिन जो स्टॉर्म होता है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर जो है वो इस तरह से कोई माइल्ड केस सीवियर हो जाएगा तो फिर वो पेशेंट डॉक्टर से कहेंगे कि आपने सीटी स्कैन क्यों नहीं कराया था, या उसकी वजह से अगर आपको कुछ पता चल जाता, तो डॉक्टर बहुत इजीली पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को गिव इन कर देते हैं ऐसी स्थिति के अंदर, और सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। और ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसको हमें बड़ा जुडिशली यूज करना चाहिए, बहुत ही संभल के यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को पेशेंट का फायदा भी बताता है। जैसे मैंने आपको जो है वो बताया कि एक पेशेंट जो है हमारे पास थी, जब वो आई तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, सांस लेने की बिल्कुल जो है वो पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और उनको तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया, उनको बाईपैप की मशीन लगाई गई, और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज 12 डेज जो है पेशेंट की कंडीशन अप एंड डाउन होती रही, मगर इतनी कभी भी नहीं हुई कि हम पेशेंट का एक सीटी स्कैन कर सकते। और 18वें दिन जाके जब पेशेंट की कंडीशन बेटर हुई और हम प्लान कर रहे थे कि पेशेंट को डिस्चार्ज करें, तो पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए हमने पेशेंट का सीटी स्कैन कराया, ये देखने के लिए कि आगे
फ्यूचर में इस पेशेंट को कितना सपोर्ट की जरूरत होगी, कितनी दवाइयों की जरूरत होगी, कितना रिस्क है इस पेशेंट को, और अल्टीमेटली ये पता चले कि पेशेंट की सिवियरिटी किस लेवल तक गई है। तो हमने देखा कि पेशेंट की सिवियरिटी 22 तक गई थी, और जैसे ही उसकी रिपोर्ट मैंने देखी तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल ये आया कि कई बार जानकारी ना होना बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं जो है वो पूरी हिम्मत थी मेरे अंदर ये सोच के कि शायद बीमारी ज्यादा नहीं होगी और ये पेशेंट जरूर ठीक हो जाएगा। कहीं अगर मैंने पहले सीटी स्कैन देखा होता तो शायद मैं भी हिम्मत तोड़ देता कि इतनी ज्यादा बीमारी का पेशेंट तो शायद सही होना बहुत मुश्किल है। तो ये ऊपर वाले की लीला है कि किस तरह से हम लोग जो है वो इस चीज को मैनेज करते हैं। बट सीटी स्कैन डेफिनेटली हमारे को जो है वो कई जगह हेल्प करता है। फॉर कंफ्यूजन ऑफ डायग्नोसिस हेल्प करता है, फॉर प्लानिंग ऑफ एस्केलेटिंग द ट्रीटमेंट, हम बीमारी में इलाज को कितना अग्रेसिवली, कितना एस्केलेट करना चाहते हैं, इसके लिए हेल्प करता है। एंड फॉर डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग टू ट्रीट द पेशेंट पोस्ट डिस्चार्ज, उसके लिए भी जो है वो हेल्प करता है। तो ये तीनों टाइम में सीटी स्कैन हमारे को हेल्प करता है। तो डेफिनेटली सीटी स्कैन का रोल कोविड के अंदर बहुत ज्यादा है। Please advise regarding risk in elderly. Is it safer to wait for infection to decline before stepping out of home for second dose of vaccine in a busy hospital where risk of infection is currently high? आपका प्रश्न ये है कि अगर जो है वो आपको कोविड नहीं है मगर आपको जो है वो हॉस्पिटल में जाना है वैक्सीनेशन लगाने, तो क्या आपको वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाना चाहिए जबकि अभी हॉस्पिटल के अंदर इतना ज्यादा बीमारी है और हवा में इतना ज्यादा कोविड है। तो उसको सोच के आप जो है वो ये घबरा रहे हैं कि क्या आपको वैक्सीनेशन लगाने जाना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में भी तो इंसान काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो भी तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, किसी के फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपने आप को रिस्क में डाल के आपके लिए वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार हुए हैं। नॉट फॉर एनी मनी, नॉट फॉर एनी अदर थिंग, मगर क्योंकि वो अपने लोगों के लिए जो है वो सर्व करना चाहते हैं और उनके लिए पूरी मेहनत से जो है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना जो है वो एक रिस्की अफेयर है, मगर अब जब कंट्री में ये हमें पता है कि कोविड जो है वो एयरबॉर्न है और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कोविड एयरबॉर्न है, तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हवा ना हो या जहां पे आप सांस ना लें या आप ये सोचे कि शायद ये जगह सेफ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 3-3 महीने से, 2-2 महीने से अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। हमने ये देखा कि उनको भी जो है वो कोविड हुआ है। तो सेड दैट, आपको जो है वो हॉस्पिटल में जब भी जाने के लिए आप प्लान करें तो आपको बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में जाने का मतलब ये है कि आप एक हाई इन्फेक्टिव जोन में जा रहे हैं, और जब भी आप हाई इन्फेक्टिव जोन में जा रहे हैं तो आपके कोविड एटिकेट्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। कोविड एटिकेट्स का मतलब ये है कि आपको मास्क आपने अच्छे से पहना होना चाहिए, नीचे आप जो है सर्जिकल मास्क पहनिए, उसके ऊपर आप जो है वो क्लॉथ मास्क पहनिए, तो डबल मास्किंग करिए। आप जो है वो अपने हाथ धो के घर से निकलिए, और जब तक आप घर वापस ना पहुंच जाएं, अपने हाथ धो ना लें, नहा धो ना लें, तब तक आपको ये इंश्योर करना है कि अपनी आंखों को या अपने मुंह को जो है वो अपने हाथों से टच ना करिए। तो आप जो अगर मास्क लगा के आप हॉस्पिटल में जाते हैं वैक्सीनेशन लगाने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी मात्र एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक मेडिसिन है, एक औजार है, जिससे ये देखा गया है कि आपकी कुछ लेवल तक की प्रोटेक्शन हो सकती है, कि अगर आपको कोविड होगा तो भी वो कोविड की सिवियरिटी ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आपको वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, डेट मिल जाती है, तो उसको प्लीज मिस मत करिए। इट इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपनी वैक्सीनेशन लगाइए, और लगाने के बाद जो है आपको केयरफुल रहना चाहिए कि डबल मास्किंग करके जाएं। आप जब हॉस्पिटल जाएं तो अपना सैनिटाइजर साथ में लेके जाएं। आप जब हॉस्पिटल जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ओवर क्राउडेड जगह में ना जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपना वैक्सीनेशन लगा के आप प्लीज फोटोग्राफ्स के लिए या सेल्फीज के लिए जो अपने मास्क ना उतारें, बार बार अपने मास्क को ऊपर नीचे ना करें। आपने एक बार मास्क लगा दिया उसको टच ना करें। आप जब वैक्सीनेशन लगा के हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं तब आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करिए। हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद, अच्छा, हैंड्स को सैनिटाइज करने का भी जो वो तरीका है
वो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्लीज आप जो है, लोग क्या करते हैं कि एक स्प्रे इधर मारा, एक स्प्रे इधर मारा, आप सैनिटाइजर बचा के कुछ नहीं करने वाले। प्लीज अच्छे से जो है वो आप स्प्रे मारिए। कम से कम आपके पास 8 to 10 ml एल्कोहल जो होता है, सैनिटाइजर का एल्कोहल जो होता है, या 70% एल्कोहल आपके हाथ में वो आना चाहिए। और ये आने के बाद जो है, आप जो है वो अपने हाथ को अच्छे से रब करिए। इतना आप जो है वो आपके फिंगर्स के बीच में जो है वो उसको रब करिए, अपने नेल बेड्स को जो है वो रब करिए, अंगूठे को जो है वो रब करिए, और आपका हाथ उसके बाद भी वेट होना चाहिए, और लेट इट ड्राई इन एयर। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे डाला, ऐसे ऐसे किया, फिर अपने कपड़े से पोंछ लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी जो है वो दिक्कत की बात है। तो आप जितना जो है वो अपने हाथ को जो है वो सैनिटाइज करने के बाद आपका हाथ जो है वो जो अल्कोहल है उसको ड्राई होने दीजिए, और उससे जो है वो आपका हाथ ऑटोमेटिकली ड्राई होगा। अल्कोहल सैनिटाइजर जो होता है, वो जब आप अपने हाथ पे डालते हैं तो इट में टेक लेस देन 1 मिनट टू ड्राई। अगर आपका हाथ जो है वो सैनिटाइजर डालने के बाद आपका हाथ जो है वो 1 मिनट से ज्यादा तक गीला है, या आपका जो है वो 40-50 सेकंड से ज्यादा तक गीला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि संभवतः आपके अल्कोहल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है और अल्कोहल की परसेंटेज कम हो गई है। क्योंकि ब्लैक मार्केट में ये भी देखा जा रहा है, चीजों को सस्ता करने के लिए या थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के लिए लोग हैंड सैनिटाइजर्स को जो है डाइल्यूट कर रहे हैं, और डाइल्यूटेड हैंड सैनिटाइजर जो यूज कर रहे हैं, और ये भी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप जो है वो मास्क लगा के जाइए हॉस्पिटल में, वैक्सीनेशन लगाइए, हैंड सैनिटाइज करिए, उसके बाद अपनी गाड़ी में या स्कूटर में या अपने ऑटो में या आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन बैग है उसमें आइए। घर आने के बाद जो है आप प्लीज अपना क्लॉथ मास्क जो है वो साबुन के पानी में डाल दीजिए। जो सर्जिकल मास्क है उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, रिसाइकलिंग बिन में डाल दीजिए, जिसके अंदर अगर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन हो तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो डिसइंफेक्ट होके गार्बेज में जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप अपने सीधे नहाने के लिए जाइए, अपने कपड़े साबुन के पानी में डालिए, पूरा नहाइए अच्छे से, 20 सेकंड के लिए जो है वो आपका साबुन जो है वो अच्छे से आपके शरीर पे लगा हो, और उसके बाद यू आर फिट। आप जो है अपना सारा काम कर सकते हैं और घर में अपने सारे लोगों के साथ सेफली रह सकते हैं। तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके वैक्सीनेशन जरूर लगाइए। Once the hospital says for discharge, will it be good to keep the patient for next 10 days in hospital? Will the hospital do so? देखिए, अगर एक बार हॉस्पिटल ने आपको पेशेंट को जो है वो डिस्चार्ज के लिए बता दिया है, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स ये फील करते हैं कि पेशेंट को घर में मैनेज किया जा सकता है। जब भी हम कोई पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए प्लान करते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये पेशेंट जो है इसकी केयर घर पे हो सकती है कि नहीं। अगर वो पेशेंट सीरियस है, तो क्या उसके रिलेटिव्स और अटेंडर्स कितने अलर्ट हैं पेशेंट की केयर करने के लिए। अगर वो पेशेंट सीरियस नहीं है, तो क्या वो पेशेंट अपनी केयर खुद कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में किसी की मदद उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें सोच विचारने के बाद डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं कि आप अपने पेशेंट को घर ले जाइए। अगर ऐसे पेंडेमिक के टाइम जहां पे लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, जहां पे हॉस्पिटल में एडमिट करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे टाइम में आप एक बेड को ऑक्यूपाई करके रखेंगे सिर्फ आपके डर की वजह से या आपके फियर की वजह से, तो शायद कहीं ना कहीं वो जो है चीज सही नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप जो है वो और किसी पेशेंट को जो है वो रिस्क में डालेंगे, और किसी की सहायता नहीं हो पाएगी उस बेड के ऊपर। तो अगर आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि आप डिस्चार्ज होके घर जाइए, तो मेरे को लगता है कि वो बेस्ट है आपके लिए, आप डिस्चार्ज होके घर जा सकते हैं। Could you explain the working of oxygen LPM and oxygen saturation if we are treating our patient and if we want to buy an oxygen concentrator, which concentrator should we buy and what is the basic usage of it? तो दोस्तों, हमने ऑक्सीजन के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। मैं शॉर्ट में आपसे दोबारा से इसके बारे में बात कर लेता हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर जो मेडिकल ग्रेडेड ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो कई साइजेस में आता है, 10 लीटर का, 20 लीटर का, 24 लीटर का, 42 लीटर का,
100 लीटर का, 55 लीटर का, बहुत सारे अलग अलग उसमें आता है। और जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक होता है या जिसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन डालते हैं वो करीब 42 लीटर के सिलेंडर के बराबर होता है। तो वो भी होता है और उससे बड़े भी ऑक्सीजन टैंक होते हैं बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। तो जो ऑक्सीजन आपका सिलेंडर है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कंटेंट कितनी है या उसके अंदर कितने लीटर ऑक्सीजन आती है और आपका ऑक्सीजन किस लेवल पे चल रहा है। जो आपका फ्लो मीटर होता है वो फ्लो मीटर बताता है कि उसके अंदर जो है वो एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर एक बॉल होती है जो ऊपर जाती है, आप जब उसको बढ़ाते हो नीचे आती है जब वो कम होता है, और साथ में उसके नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग लिखी होती है। तो आप ये देखें कि किस लेवल पे आपका ऑक्सीजन चल रहा है। अगर आपका जो है वो ऑक्सीजन 2 पे चल रहा है और आपका सिलेंडर 24 लीटर का है तो वो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेंडर 12 घंटे तक लास्ट करेगा आपको, क्योंकि 24 लीटर उसके अंदर ऑक्सीजन है और 2 लीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो 1 घंटे के अंदर 2 लीटर ऑक्सीजन लग जाएगी, तो 12 घंटे में 24 लीटर ऑक्सीजन लग जाएगी। तो इस हिसाब से आप जो है वो ऑक्सीजन की अपनी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लेवल पे ऑक्सीजन चल रहा है और कितना बड़ा आपका सिलेंडर है। अब आई बात ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अगर हम जो है वो एक लेमैन के तरह में समझना चाहें, एक आदमी जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसमें जो जितना भारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसमें मेजर वेट जो है उसके कंप्रेसर का होता है। जैसे एसी के अंदर कंप्रेसर होता है या फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है या कोई मशीन के अंदर कोई कंप्रेसर होता है, इसी तरह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर एक कंप्रेसर होता है। आम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आजकल मार्केट में मिलते हैं या आजकल जो नए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं, ये 3-4 किलो के आ रहे हैं, 6-6.5 किलो के आ रहे हैं। और इनके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस एक अच्छी कंपनी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की है वो ये है कि 2 लीटर पे ये 95% प्योर ऑक्सीजन देगा, और वो ये कहते हैं कि 1 लीटर पे जो 100% ऑक्सीजन देगा। तो अगर 2 लीटर पे भी आपको 95% ऑक्सीजन मिल रही है और आप नाक पे उसको लगा रहे हैं, नाक के अंदर लगा रहे हैं 2 लीटर पे, तो आपके 100% ऑक्सीजन जो है वो इतने से एरिया के अंदर, नाक के एरिया के अंदर जो है वो जा रही है। आप चाह के भी जो है वो आप 2 लीटर से ज्यादा की जो है वो सांस नहीं खींच सकते। एक बार जब आप हवा लेंगे तो जो उसकी स्पीड है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। और इसके साइड में से जो हवा अंदर जाएगी वो 21% ऑक्सीजन है। तो असेंशली आपके अंदर जो हवा जा रही है वो 95% ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड 21% ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, दोनों का मिक्सचर होके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर जो है वो 75% ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई जा रही है। जबकि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो एक टाइट मास्क के थ्रू लिया जाए जिसमें कोई छेद ना हो, कोई लीकेज ना हो, तो आपका अगर 2 लीटर पे लेंगे तो वो 2 लीटर पे आपकी जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो आपको जो है वो 95% ऑक्सीजन जाएगी। ये हमारा मानना होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में। मगर जितना भारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होगा उतना बड़ा उसका कंप्रेसर होगा और उतनी ज्यादा मात्रा में वो जो है आपको 95% ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो 26 किलो से लेके 30 किलो की रेंज में आते हैं, इतने भारी होते हैं, 26 किलो से 30 किलो की रेंज में आते हैं। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो मेडिकल ग्रेडेड, हॉस्पिटल ग्रेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं और वो 8-9 लीटर के ऊपर भी 100% ऑक्सीजन को जो है वो बना देते हैं, या 8 लीटर पे भी आपको 100% ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और ऐसे कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो हम मास से भी यूज कर सकते हैं, हाई फ्लो मास से भी यूज कर सकते हैं, नॉन रिब्रीदेबल मास से भी यूज कर सकते हैं, और रिजर्वायर के साथ भी हम उसको जो है यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो जो है वो हॉस्पिटल्स में भी यूज करे जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो जितना हैवी होगा उतना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो सकता है कि बेटर होगा आपके लिए। What are you, is remdesivir injection safe to take for COVID patients? Any other options instead of remdesivir? जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के जैसे कि कोई भी दवाई होती है, कोई भी अगर हम दवाई की बात करें तो हर दवाई में जो है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है।
इसी तरह से रेमडेसिविर के अंदर भी जो है वो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और ये जो साइड इफेक्ट्स रेमडेसिविर के अंदर हैं, हम रेमडेसिविर तभी एडवाइस करते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारे साइड इफेक्ट्स कम हैं पेशेंट को, या साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल हैं, और पेशेंट के जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा है, और बीमारी को कंट्रोल करना जो है वो बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो एडवाइस किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई भी स्टडी में ये नहीं दिखाया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हैज गॉट एनी बेनिफिट ऑन द मोर्टेलिटी। मतलब अगर 100 लोग हैं जिनको हमने रेमडेसिविर नहीं दिया, उसमें से 80 लोग सही हो रहे हैं, 20 लोग की मौत हो रही है, और 100 लोग हैं जिसमें से हमने सबको रेमडेसिविर दिया, उसके अंदर भी 80 लोग सही हो रहे हैं, 20 लोगों की मौत हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से मौतें कम नहीं हो रही हैं। तो फिर रेमडेसिविर का फायदा क्या है? रेमडेसिविर का फायदा ये है कि ये जो 100 लोग थे, इसमें से जो 80 लोग सही हुए, इनको घर जाने में 20 दिन लगे, और ये जो 100 लोग थे, इसमें से जो 80 लोग सही हुए, इनको घर जाने में 15 दिन लगे या 16 दिन लगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि रेमडेसिविर देने से आपका हॉस्पिटल स्टे 4 से 5 दिन का जो है वो कम हो जाएगा। तो दैट इज द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ रेमडेसिविर। इसलिए आप लोग प्लीज रेमडेसिविर के पीछे जो है वो ना होर्डिंग करें, ना आप जो है वो रेमडेसिविर के लिए जो है वो परेशान हो, और आप अपने डॉक्टर्स को फोर्स भी ना करें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। अगर आपके डॉक्टर सोचते हैं कि आपका पेशेंट सही क्राइटेरिया में बैठता है, तो वो आपके पेशेंट को रेमडेसिविर जरूर एडवाइस करेंगे। सही क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं आई, मगर गवर्नमेंट से इसकी कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो है वो बन रही हैं, और बहुत जल्दी जो है वो कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आ जाएंगी, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आ रही है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी हो रही है। अभी शनिवार को कल जो है गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ उनको अवेलेबल होगा जो आईसीयू में एडमिटेड है, तो जो वार्ड में एडमिटेड है उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं इशू होगा। इसके लिए डॉक्टर समाज ने जो है वो बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि रेमडेसिविर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेमडेसिविर के लिए उनको फायदा दे सकते हैं हम, मगर उनको अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा। और आज के टाइम में जब हॉस्पिटल्स की बेड्स की दिक्कत है, हम नहीं चाहते कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल स्टे पेशेंट का बढ़े। तो जो है वो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर किसी पेशेंट को जो है वो हाई ग्रेड फीवर फॉर मोर देन 5 डेज हो, साथ में उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा हो, 90 या बिलो 90 हो, और उसके साथ में उसके ब्रेथलेसनेस जो है वो सडन इंक्रीज इन ब्रेथलेसनेस हो गया हो, और उसके साथ में अर्ली स्टेजेस के अंदर हो, तो वो रेमडेसिविर देने का फायदा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप 9वें दिन हॉस्पिटल में आए हैं तो आपको रेमडेसिविर डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को सिम्टम्स थे और आप हॉस्पिटल में आए और आप बोले कि मेरे को आज तीसरा दिन है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको रेमडेसिविर एडवाइस करेगा कि 3 दिन हुए हैं, बुखार तेज आ रहा है, सांस लेने की दिक्कत है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो चलो रेमडेसिविर इनको फायदा कर सकता है। मगर अगर आप जो है वो 9वें दिन आ रहे हैं, आपका बुखार उतर चुका है, खाली सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको, तो ऐसे पेशेंट को रेमडेसिविर देने से शायद कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो आपके डॉक्टर जो है वो बेस्ट जज होंगे रेमडेसिविर डिसाइड करने के लिए। मगर अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चीज में ना सोचें कि रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट्स इतने बताए जा रहे हैं। मैं कई बार बताता हूं आपको, मीडिया में जो चीजें आती हैं, न्यूज में जो चीजें आती हैं, उसको बड़ा केयरफुली हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो रेमडेसिविर, सीटी स्कैन, वैक्सीनेशन, इनके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं कई लोगों के, कई सीनियर डॉक्टर्स के, कई पॉलिटिकली रिलेटेड डॉक्टर्स के, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती दिखाना कि इसकी कोई कमी है हमारे देश के अंदर, या इसके लिए इसकी वजह से कोई जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो। मगर अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। मगर अगर कोई चीज अवेलेबल है तो उसका सही इस्तेमाल करना वो बहुत जरूरी है।
और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने रेमडेसिविर की होर्डिंग कर रखी है, अपने घर में जमा करके रखा है कि शायद अगर हमारे घर में कोई बीमार हुआ तो हम रेमडेसिविर इंजेक्शन दे देंगे, तो उनको ये बताना चाहिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है कोई रामबाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीमारी हो गई और आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा लिया तो अब आपकी मौत नहीं होगी या आप बिल्कुल सेफ हो। तो प्लीज रेमडेसिविर के अपने मिथ्स को जो है वो डेफिनेटली क्लियर कीजिए। I'm combining two questions. What are your thoughts on the recent anti-COVID drug developed by DRDO? Everyone is asking what is DG2 of DRDO and how does it work? डीआरडीओ ने जो है वो आज ही इसके बारे में जो है वो कुछ स्टडीज आई हैं कि डीआरडीओ ने जो है वो एक ड्रग डेवलप करी है जो कि पहले कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और वो जो है वो टारगेटेड, उसमें 2 ग्लूकोज 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टारगेटेड जो है वो कैंसर सेल्स को अफेक्ट करती है। तो उसके अंदर डीआरडीओ ने जो है वो डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलके जो है कुछ डेवलपमेंट किया है, और इसका जो है वो फेज 2 ट्रायल चल रहा था, और फेज 3 ट्रायल के लिए जो है वो उन्होंने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं कि हम इसको फेज 3 ट्रायल पे ले जाना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसको जो है वो इमरजेंसी यूज के लिए जो है वो परमिशन भी दे दी है फॉर कोविड। तो ये दवाई जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो है जो ये केमिकल होता है वो ये देखती है कि जो फास्ट रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, उन फास्ट रिप्रोड्यूसिंग सेल्स को जाके जो है वो कवर अप कर देती है, एनवलप कर देती है, उनको कैप्चर कर लेती है, और उनका ग्लूकोज सप्लाई जो है वो रोक देती है। हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज हमारे बॉडी में या कोई भी चीज को बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, और वो जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज रिक्वायरमेंट। तो अगर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रुक जाएगी तो ये कहीं ना कहीं ये वायरस से जो सेल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो मर जाएंगे, और अगर वो मर जाएंगे तो उनके अंदर की रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी। तो ये जो डीजीडीओ दवाई है डीजीडीओ ने डेवलप करी है, ये जाके उन सेल्स को आइडेंटिफाई करती है जिसके अंदर फास्ट रेप्लिकेशन चल रही है। तो जो कोविड का वायरस जो हमारे ए सेल्स के ऊपर अटैच हो जाता है और उन ए सेल्स को मार देता है, उनके अंदर फास्ट रेप्लिकेशन चल रही है। तो ये दवाई जाके उन सेल्स को जो है वो कैप्चर कर लेगी, और उनका जो है वो ग्लूकोज सप्लाई कट डाउन कर देगी, शट डाउन कर देगी, और वो सेल्स मर जाएंगे और फिर उनका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दवाई बनाई गई है। ये एक्सपेरिमेंटल में थी, और मेरे ख्याल से कल ही या आज ही इसको जो है वो इमरजेंसी यूजेस की परमिशन दे दी गई है, और डेफिनेटली इसको जब यूज करेंगे तब और इसके बारे में जानकारी होगी कि इसका क्या बेनिफिट होता है, और क्या इससे एक्चुअली में हम कोई पेशेंट्स की रिकवरी देखते हैं। ये अभी अनसर्टन है कि ये पेशेंट्स को जो है वो किस स्टेज में दी जानी चाहिए, मगर जो रिसर्चर्स हैं वो ये बताते हैं कि मॉडरेट पेशेंट्स के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी दवाइयां थी जैसे फैबीफ्लू थी या जिसमें रेमडेसिविर है, हम इन सब में ये कहते हैं कि माइल्ड केसेस के अंदर या इनिशियल स्टेजेस के अंदर इसका फायदा ज्यादा होता है। मगर एक ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है या इसलिए इसका इतना बज है क्योंकि ये जो है वो ये बताया गया है कि ये मॉडरेट केसेस से सिवियर केसेस के बीच में भी शायद हमारी हेल्प कर सकेगी। So I am already vaccinated, both doses, and I was tested negative RT-PCR on 22nd, but symptoms were same as of COVID. So I consulted a doctor. He advised me to take antibiotic, vitamin C, zinc, and Butycort inhalation through nebulizer. Now I'm okay, but I think I'm not able to inhale air fully. What should I do now? Am I okay now? Can I still infect my family members? तो आपने जो है वो वैक्सीनेशन ले ली थी, वैक्सीनेशन के बाद आपको सिम्टम्स आए मगर आपका कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव रहा, तो डेफिनेटली अगर आपका कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं है। आपके डॉक्टर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि जो है वो हाई सस्पिशंस ऑफ कोविड रख के आपको जो है उसके ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उन्होंने मैनेज किया। साथ में आपको जो है वो एक एंटीबायोटिक भी दी गई कि अगर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी दी गई। अगर आप जो है वो अब अपने आप को
पूरी तरह स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी सांस लेने की आपको दिक्कत हो रही है, तो आप अपना सीटी स्कैन करा सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आप अपना एक आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट करा के देख सकते हैं कि आरटीपीसीआर अब आपका दोबारा पॉजिटिव तो नहीं आ गया। तो ये सारी चीजें आपको और आपके डॉक्टर को आपका आगे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट को जो है वो आपको कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट को प्लान करने में आपकी मदद करेंगी। अगर आपके सीटी स्कैन जो है वो नॉर्मल है, तो फिर आपको जो है वो बेसिकली विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक लेके और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे और अपनी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने में ध्यान देना पड़ेगा। ब्रीदिंग के और भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि अनीमिया है या और कोई अगर चीज की वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो वो अगर आपकी रिपोर्ट में आएगा तो बेसिक प्रॉब्लम जो है उसको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। और अगर आपके सीटी स्कैन के अंदर जो है मान लीजिए कि कोविड की फीचर आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, तो फिर आप इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स कितने लंबे टाइम के लिए लेंगे, ये आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि कहीं भी आपको 15 दिन से 3 महीने तक के लिए लेने की जरूरत पड़ सकती है। So two people have asked a repeat question. If a patient was given first dose vaccination, then became positive, now in hospital, when should the second dose be given? And I had taken vaccine first dose on 23rd March. I got COVID on 21st April. So when is it safe to get second dose? हाँ दोस्तों, हम वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? तो हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में हम लोगों ने पूरे सेशंस में डिटेल से डिस्कशन किया। तो जो वैक्सीनेशन है वो आपको लेने के लिए सही टाइम ये है कि जब आपका कोविड पॉजिटिव हो गया उसके बाद से 3 महीने बाद आप वैक्सीनेशन लीजिए, या आपका जब कोविड नेगेटिव हो गया दोबारा से उसके 14 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीनेशन लीजिए। तो एनी टाइम आफ्टर अ नेगेटिव रिपोर्ट 14 डेज से लेके 3 महीने तक आप जो है वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इट इज अ सेफ पीरियड, आप इनमें से कोई भी टाइम पे वैक्सीनेशन ले सकते हैं। So if no further questions, I would like to thank you all again with folded hands. आप लोग सब आए, आप लोग सब ने जो है वो बड़ा पेशेंटली मेरे को सुना, और मैं बस आज ये उम्मीद कर रहा था कि जो मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, जो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन के अंदर का डर वहम खत्म हो इस बीमारी को लेके, और हम लोग सब लोग मिलके इकट्ठे एज अ कंट्री, एज अ नेशन जो है वो इस बीमारी से लड़ने में सक्सेसफुल हो सकें। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हम्बल्ड बाय योर प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you.